ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी के आरएसएस मुख्यालय में दिए गए उस स्पीच की, जिसको लेकर के उनके स्पीच से पहले काफी चर्चाएं हुई। क्या बोल सकते हैं प्रणब दा, कैसी बातें रहेंगी। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी उनसे एक तरह से आग्रह किया था कि असलियत बताना चाहिए आरएसएस को। खैर चले, लेकिन प्रणब मुखर्जी काफी मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी भी रहे हैं, राजनीति को अच्छे से जानते भी हैं। और जो एक चर्चा थी बुद्धिजीवियों में, लोगों में, कि वो संवैधानिक दायरे से बाहर शायद ही निकलेंगे, और वही एक इर्द गिर्द जो बातें चली, सहिष्णुता की बात हो, चाहे दूसरी बातें हो, राष्ट्रवाद की बात हो, या फिर पेट्रियटिज्म, बहुलता के अंदर राष्ट्रवाद को नहीं भूलना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो उन्होंने कहा कि देश को बांटने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक दृष्टि से। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो विश्लेषक ये कहते हैं कि आरएसएस को आईना भी दिखाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस भी काफी सफल रहा। अपने प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपनी जो एक संस्कृति है उसे सबके सामने परोसने के लिए, क्योंकि तमाम मीडिया हाउसेज उस वक्त उसी पे फोकस किए हुए थे कि प्रणब मुखर्जी बोलते क्या हैं। तो चलिए इसको लेकर के चर्चा करेंगे। पहले हम एक मजमून आपके सामने पेश कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के साथ हम जुड़ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कांग्रेस की बेचैनी खत्म हो गई है। लेकिन प्रणब के इस कार्यक्रम में संबोधन से पहले तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में जबरदस्त बेचैनी देखने को मिली थी। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी तक प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर ऐतराज जता रही थी। इंडियन नेशनलिज्म इमर्नेटेड फ्रॉम यूनिवर्सलिज्म, the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, Sarve Sukhina Bhavantu, Sarve Santu Niramayo. We see the whole world as one family and pray for the happiness and good health of all. कांग्रेस जहां पहले इस कार्यक्रम में प्रणब के जाने को लेकर असहज थी, वहीं अब कांग्रेस के आला नेता प्रणब के संबोधन के सहारे बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति ने संघ के मुख्यालय जाकर सच्चाई का आईना दिखाया है। वहीं चिदम्बरम ने भी प्रणब मुखर्जी के भाषण की सराहना की है। जिस प्रकार से संस्थाओं पर एक छद्म राष्ट्रवाद का हवाला देकर हमले हो रहे हैं, उनकी याद दिलाते हुए भी श्री प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस और भाजपा, खास तौर से प्रधानमंत्री जी को याद दिलाया कि हमारे देश में राष्ट्रवाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म है। पूरे प्रकरण में बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था और सवालिया लहजे में कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि क्या संघ आतंकवादी संगठन है जो कि कांग्रेस इतनी बेचैन है। प्रणब मुखर्जी के संबोधन में राष्ट्रवाद की भावना पर जोर रहा, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस की बेचैनी जायज थी, क्योंकि प्रणब दा का संघ के कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला भाजपा को फायदा दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा अभी जो मजमून हमारा था, सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर प्रणब मुखर्जी क्या बोलते हैं। आरएसएस एक ताकत भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी के लिए एक बैकबोन, एक थिंक टैंक की तरह काम भी करती है। और आप देख सकते हैं कि यही बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उसमें बड़ा सहयोग आरएसएस का रहा है। चाहे मार्गदर्शन की बात हो, चाहे उनके लिए काम करने की बात हो, चाहे उनके लिए एक रूट लाइन तय करने की बात हो, ये एक ताकत कही जा सकती है। कई प्रदेशों में सरकार भाजपा की बनी तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ कहा जा सकता है, रोल कहा जा सकता है, तो वो आरएसएस का रहा है। आरएसएस पर्दे के पीछे बेशक रही हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती हो, लेकिन एक ताकत का भी एहसास, ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक ताकत का भी एहसास कराती है। चलिए, ओम सैनी साहब हमारे साथ में। ओम जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो प्रणब मुखर्जी के स्पीच से पहले परिचर्चाएं हो रही थी, चर्चाएं थी, कयास लगाए जा रहे थे, क्या इसी तरह के एक स्पीच की उम्मीद थी उनसे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि चूंकि प्रणब दा का जो अपना इतिहास है वो बड़ा विवादास्पद रहा है कांग्रेसियों के दिमाग में, खासतौर से
31 अक्टूबर 1984 को जब श्रीमती गांधी की हत्या हो जाती है और जब प्रधानमंत्री बनाने का सिलसिला तय होता है, यानी जैल सिंह यमन से गणराज्य से यात्रा बीच में छोड़ के आते हैं, तो फैसला जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए परंपरा के मुताबिक कि जो वरिष्ठतम मंत्री है उसको ये दायित्व सौंपा जाए। और वरिष्ठतम मंत्री जो दो ही थे, प्रणब दा और नरसिम्हा राव। लेकिन वो नहीं हुआ और जो भी प्रभावी लोग थे उन्होंने जो प्रधान जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस पार्टी के, उनको, जो राजीव गांधी थे, उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। ये अलग बात है कि 4 जो बाद में मंत्री बने वो उनमें प्रणब दा सबसे पहले थे। और उसके बाद में ये कसक प्रणब दा को हमेशा लगती रही। और जब दूसरी बार उन्होंने जब बाहर निकले और पार्टी भी बना ली थी, तो गुंडू राव और खुद ने मिल करके और जैल सिंह जी से शिकायत की थी कि ये जो सरकार है इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये सारी बातें भी थी। तो ये लोगों को सबको पता था कि प्रणब दा किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन प्रणब दा का जो एक लगाव रहा कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में विचारधारा में, वो महसूस भी हुआ और इसलिए वो उनको संसद के अंदर नेता के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन फिर उनकी एक असक हुई कि मनमोहन सिंह की जगह उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था, वो फिर नहीं हुआ। तो ऐसे में उनका आरएसएस का इन्विटेशन एक्सेप्ट करना ऐसा लग रहा था कि प्रणब दा इस मौके को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस वक्त ऐसी कोई भी शख्सियत नहीं उभर रही जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को ऐसी चुनौती के रूप में एक शख्स उभरे जो पूरे देश में प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया जा सके। साथ साथ में संघ को ऐसा कयास लगा रहा था कि संघ भी मोदी और अमित शाह के जो सिलसिले हैं उनको लेकर प्रसन्न नहीं है और वो चाहते हैं कि कद्दावर आदमी हो और उसके साथ में डेमोक्रेटिक फोर्सेस लग जाएं। इस तरह का कयास था और इसीलिए लोगों को चिंता थी, कांग्रेस को भी चिंता थी, इसलिए उनकी बेटी को भी चिंता थी और अहमद पटेल का और आनंद शर्मा और इन सब लोगों का कहना भी यही था। लेकिन जब वो वहां गए तो मुझे लगा ये, क्योंकि प्रणब दा चूंकि राजनीति शास्त्री हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो राजनीति शास्त्र पढ़ा है उन्होंने, और जिस तरीके से उस मंच का इस्तेमाल उन्होंने पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, नेहरू और कांग्रेस को लेकर के जैसा स्पष्ट रूप से कहा, जैसा बहुलतावादी समाज की चर्चा की, सहिष्णुता की चर्चा की, वो सारी बातें बड़ी कमाल। बस एक मिनट जी। लेकिन साथ साथ में भागवत जो संघ संचालक है, उन्होंने भी, मेरा ख्याल है कि आरएसएस के पूरे इतिहास में इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की जैसी भागवत जी ने इस्तेमाल की। उनकी भाषा में कहीं भी वो तासुब नहीं था, वो चीज नहीं थी जिनके साथ में आरएसएस को जोड़ा जाता है, देखा जाता है, तो जो हकीकत में यथार्थ में कुछ इंसिडेंट से स्थापित होता है। लगा कि ये भागवत जो बोल रहे हैं वो सचमुच में संघ का बदला हुआ स्वरूप है। इसकी हिस्ट्री देखने पे पता लगता है कि संघ की जो स्थापना हुई थी वो इसलिए हुई थी कि ब्रिटिश पीरियड में जब विभिन्न समाज, विभिन्न जाति समुदाय, विभिन्न धर्मावलंबी आतंकित थे और अलग अलग अपना अस्तित्व बनाना चाहते, तो हिंदुओं का कोई संगठन था नहीं और इसीलिए 1925 में हेडगवार ने उन्होंने इसको स्थापित किया, जैसे मुस्लिम लीग ने स्थापित किया, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला सिलसिला भी है, मिशनरीज ने भी अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए, ये सारे सिलसिले बने और कांग्रेस के साथ में काम करने का सिलसिला भी रहा। लेकिन सन 47 के बाद में चीजें बदली हैं और बदल करके कभी भी इस तरीके से सुधारने का सिलसिला नहीं हुआ जैसा भागवत ने इस मौके पर इन्विटेशन देके स्थापित किया। मैं यूं देखता हूं इस बात को। और साथ साथ में कांग्रेसियों की डर की बात भी बड़ी स्पष्ट रूप से, लेकिन जो उन्होंने बोला वहां पर राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनलिज्म को पैट्रियटिज्म को लेकर के, वो नेहरू की सारी बातों को स्थापित करके और आजादी के सारे इतिहास को, जो बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी को गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 70 साल को कोसती रही है, नरेंद्र मोदी लगातार कोसते रहे हैं। ऐसी स्थिति में भागवत साहब ने ऐसे आदमी को वहां बुलाया जो इस तरह की बात कहे, तो निश्चित रूप से तो कांग्रेस के फायदे की। आपने बिल्कुल सही कहा। और दूसरी ओर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लाल कृष्ण आडवाणी अगले ही दिन उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया है, उन्होंने बताया भी है कि एक मोहन भागवत का बुलाना और प्रणब मुखर्जी का वहां पे जाना एक ऐतिहासिक घटना कही जा सकती है। घटना इस मामले में, इस मायने में कि आरएसएस को लेकर के जिस तरह की बात की जाती है, प्रणब मुखर्जी
क्या एक अपनी एक जिस तरह की छवि रही है एक बड़े पॉलिटिकल लीडर और जिस आइडियोलॉजी के साथ में वो लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और आरएसएस ने जिस तरह से सोच करके उन्हें बुलाया है, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी बात को कहने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म आरएसएस ने प्रणब मुखर्जी को दिया, बुलाया, उन्होंने न्योता स्वीकार किया। तो ये दोनों ही एक ऐसी घटना कही जा सकती है जिसके माध्यम से ये देश जानना चाहता था कि आरएसएस महज केवल ये नहीं है कि अपना एजेंडा थोपता हो, कोई चीज अगर वहां आकर के कही जाती है तो उसे सुनता भी है। चले, लेकिन यह नुकसान का जो अगर बात कहें तो बेवजह के जो ट्वीट बयानबाजी वो कांग्रेस के रहे। कांग्रेस को ऐसा क्या तकलीफ थी या डर था जिसकी वजह से प्रणब मुखर्जी को वहां जाने से सहमा हुआ कांग्रेस नजर आ रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था आरसी चौधरी साहब, एक डर क्यों था कांग्रेस के अंदर? योगेंद्र जी, 137 करोड़ की आबादी के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर तमाम जो बुद्धिजीवी जो वर्ग हैं, जो इस देश की बहुसंख्यता में, जो बहु भाषाओं में, बहु खान पान में, बहु विचारधाराओं में बहुत सी अलग अलग डाइवर्सिटी होते हुए यूनिटी के अंदर जो लोग विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं चिंतित थे कि एक चरमपंथी मंच पे एक ऐसा व्यक्ति जाके कहीं उसकी स्वीकार्यता बढ़ाने का काम तो नहीं कर रहे हैं जो इस देश के प्रथम व्यक्ति रहे हैं। ये चिंता इस देश के उन तमाम लोगों को थी जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ करते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोग जिनके आप कांग्रेस के नेता के तौर पे कह रहे हैं, जो उनके साथ में सरकार के अंदर मंत्री के तौर पे रहे, दोस्ताना व्यवहार के तौर पे रहे, उन्होंने जो कुछ वक्तव्य दिया वो उनका निजी वक्तव्य था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ना शंका जाहिर की, ना कहीं कोई ऐसी बात कही। कांग्रेस पार्टी ये बात कही ऐसा कभी कहीं कोई आधिकारिक रूप से, ना कहीं अनाधिकारिक रूप से कहीं नहीं। जिस प्रकार से प्रणब मुखर्जी की बेटी ने, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट कब किया? जब इस देश के अंदर एक ऐसा गांधीवादी नेता जो इस राज्य से मुख्यमंत्री बनके और वहां पे गया, जब 4 साल के भाजपा के कुशासन पे जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि संघ के जो लोग हैं तथ्यों को तोड़ मरोड़ के और देश के लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास करते हैं। और जब नेहरू जी ने जब डैम का उद्घाटन किया, तब इन्होंने कहा था कि जब इस डैम से पानी निकलेगा तो उससे बिजली निकाल जाएगी, तो किसानों के कोई काम नहीं रहेगा। उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने ट्वीट से ट्वीट किया और रीट्वीट बहुत टाइम में, और वो फैला और एक साधारण से किसान के बेटे को साइंटिस्ट गहलोत बना दिया। तब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने यह कहा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, आपकी इस वक्तव्यों को, आपकी स्पीच को आने वाली पीढ़ी याद रखेगी या ना रखेगी, लेकिन आपकी ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें पेश करके इस बात को तार्किक करने का एक प्रयास करेंगे। और ये नेक्स्ट डे ही हो गया, जिस दिन इस पूरे लोगों ने इसको लाइव देखा, उसके अंदर प्रणब मुखर्जी हैं वो सीधे खड़े हैं। दूसरे ही दिन जो मोहन भागवत जी का जो हाथ है वो उनकी प्रतिज्ञा में आके लग जाता है, और ये पूरा वीडियो जो तमाम जो फोटो है वो वायरल हो जाती है। जैसी शंका उसकी पुत्री ने जाहिर की वो हुआ। इसलिए ये शंका, तो आपको क्या लगता है साजिश रची जाती है? देखिए, शंका थी, जो शंका थी वो सामने आई, जैसा जो था उसको क्यों पेश करने की जरूरत हो गई? अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे गए तो वो क्या संघ के ध्वज को प्रतिज्ञा के तौर पे प्रमाण कर रहे थे? क्या वो संघी हो गए थे? ये तमाम चीजें किस तरीके से पेश करने की जरूरत वहां पे थी। इसलिए जो शंका उन्होंने जो जाहिर की, जो अशोक गहलोत जी की जो बात को देख के उन्होंने जो जाहिर की, निश्चित रूप से वो नेक्स्ट डे हो गई। अगर संघ कहीं पे इस तरह की घटना करता भी है तो कांग्रेस को डर क्यों है इस बात का? नहीं, कांग्रेस, मैं कह रहा हूं कांग्रेस, क्योंकि चिदम्बरम जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी प्रणब दास से, और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, एक आईना दिखाया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि डर ये भी हो कि कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पे कहीं प्रणब मुखर्जी उस प्लेटफॉर्म से आईना दिखा दें? योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म को जो भी लोग मानते हैं, 137 करोड़ में जो संवैधानिक राष्ट्रीयता को मानते हैं, जो संविधान को अपना राष्ट्र मानते हैं, उसके दिए हुए जो उल्लेख है उसको राष्ट्र के प्रति कमिटेड मानते हैं, उन तमाम लोगों के अंदर ये चिंता थी। उसमें से पी चिदम्बरम है, वो इनके साथ क्लिक रहे, इनके साथ ही मंत्री रहे, एक सरकार के अंदर रहे। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं आ रहा हूं आपके पास में। मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है कि कांग्रेस को डर किस बात का था इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बात कही जा रही है कि इस बात का डर हो क्योंकि कहीं टीस होती है आदमी के, और कब कौन सी बात कब कहा जाए, कहीं परिवारवाद पर जिक्र करने का डर तो नहीं था? देखिए, राजनीतिक संकेतों का अपना सिलसिला होता है,
और जिस तरीके से प्रणव दा 3-4 इंसिडेंट मैंने आपको बताए, उन इंसिडेंट के रहते हुए ये शक हो रहा था, संदेह हो रहा था लोगों के दिलों में कि शायद वो, क्योंकि 4 साल वो बहुत मौन रहे हैं और भागवत के साथ में और साथ साथ में मोदी के साथ में उनके संबंध बड़े मधुर रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कभी भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, सिर्फ एक टिप्पणी की कि सहिष्णुता को त्यागना नहीं चाहिए, और वो बाकी उसके अलावा उनका कभी कोई सिलसिला नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में समझा जा रहा था कि प्रणव दा कहीं इतना ज्यादा जिस तरीके से कसमसाते रहे हैं और कहीं पर उस तरीके से ना हो जाए जैसा कि हो, लेकिन उन्होंने ये स्थापित किया कि जो उनका लगाव है, जो उनका कमिटमेंट है आइडियोलॉजी के लिए, वो बरकरार है और उसमें कोई परिवर्तन ना करके, और साथ साथ में संवाद की राजनीति, एक संकेत जो लाभ हुआ है वो ये कि संवाद से बचना नहीं चाहिए, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो। ये जो संवाद से बचने का सिलसिला है, और संवाद के बिना आरोप प्रत्यारोप होते हैं, घटनाओं की चर्चा होती है, संवाद के साथ में उसका निराकरण होना चाहिए। चलिए, लक्ष्मीकांत पारिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, बिल्कुल सही है कि एक संपर्क या संवाद ये होना चाहिए। अभी आपके साथी आरसी चौधरी साहब कह रहे थे कि डर किसी को नहीं था कांग्रेस को, डर सिर्फ इस बात का था कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग चीजों को एक उधेड़ बुन में पिरो करके और एक साजिश की तरह उसे परोसते हैं। ऐसा कहीं नहीं। आज का जो जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या संघ किसी ने भी उसको ट्वीट नहीं किया, उस फोटो को ट्वीट नहीं किया, जिस प्रकार की बातचीत माननीय आरती चौधरी साहब ने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सीधा सीधा माना विविधता में एकता। कल मैंने इसको सुन रहा था, दोनों महानुभावों को सुन रहा था, मुझे लगा कि जो माननीय सरसंचालक जी बोल रहे थे वही माननीय प्रणव दा बोल रहे थे। उसका हिंदी रूपांतरण और इंग्लिश रूपांतरण यदि करें तो दोनों राष्ट्रवाद की बात कही, दोनों ने विविधता में एकता की बात की, दोनों ने कहा कि विचार मतता अलग अलग हो सकती है, लेकिन विचारों को एक जगह बैठकर उनके ऊपर बातचीत करना, ये भारत की खूबी है और ये भारत जैसे देश में संभव है। जिन विचार जो अलग अलग ध्रुव की बातचीत, एक मंच पर आकर बातचीत करना, ये विविधताओं में एकता का संकेत है। ये बखूबी है भारतीय लोकतंत्र की। जिस प्रकार का उन्होंने कहा कि एक विषय यहाँ पर आया कि दोनों लोगों ने मिलकर के उन्होंने हिंदू समाज को उत्तरदायी समाज बताया, तो प्रणव दा ने हिंदू समाज को उदार समाज बताया। तो दोनों की विशेषता, दोनों का भाषण का जब पुट मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि दोनों ने अपने अपने हिसाब से राष्ट्रवाद की व्याख्या की और समान व्याख्या की। तो जिस प्रकार की बातचीत लगातार, मैं एक बात कहना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी, राष्ट्रवाद की व्याख्या नहीं की उन्होंने, राष्ट्रवाद के लिए जो जिक्र किया उन्होंने जो साफ बातें कही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा फ्रेम है उसके दायरे से बाहर जाने को उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद की डेफिनेशन तो आपकी तभी होगी जब आप उस संवैधानिक दायरे में बंधे रहेंगे। यही तो एक उलझन है कि बीजेपी और आरएसएस कांग्रेस का जो टकराव है वो इसी बात को लेकर के है कि धर्मनिरपेक्षता की बात जो की जाती है। कल राष्ट्रवाद पर प्रणव दा ने कहा कि राष्ट्रवाद किसी धर्म या जाति से या भाषा से बंधा हुआ नहीं है, पहली बात प्रणव दा ने कहा। और वही बात माननीय मोहन भागवत जी ने कही कि राष्ट्रवाद किसी भी जाति से, किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं है। हिंदू समाज उत्तरदायी समाज इस देश का है, इसलिए उसकी उत्तरदायित्व ज्यादा बनती है। तो सीधे तौर पर दोनों ने जिस बात को कही, दोनों का पुट था, तो मैं तो कह सकता हूं कि माननीय सरसंघचालक जी का जो भाषण था वही माननीय प्रणव दा का भाषण था। हिंदी और इंग्लिश का रूपांतरण का मैं फर्क मानता हूं। दोनों देश की जनता को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया कि हम विविधताओं के अंदर विभिन्न मतों में होते हुए भी हम एक हैं, और जब इस वैभवशाली भारत के लिए हम सब एकता के साथ हैं। देखिए, प्रणव दा ने भी कहा कि भारत का प्रत्येक सपूत भारत के लिए, भारत का परम वैभव पहुंचाना चाहता है, और यही बात माननीय सरसंघचालक ने कही। तो मुझे लगता है कि दोनों की बातचीत का अंश और दोनों को जो बातचीत दो चीजें मैं जानना चाहूंगा आपसे। उन्होंने एक बात कही थी, एक उन्होंने कहा कि देश में आज हम हैप्पी इंडेक्स, यानी कि हम जो सुखी या हमें जो होना चाहिए वो 133 से पायदान पे हैं। उन्होंने दूसरे एक बात और कही थी कि कोई भी राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन भारतीय राष्ट्र को विभाजित करने के बारे में नहीं सोचे, ध्रुवित नहीं कर सकते, यानी कि ध्रुवीकरण नहीं कर सकते। और एक बात और उन्होंने कही थी कि देश में असहिष्णुता या विभाजित करने की राजनीति को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें उस मायने में है कि जब इनटॉलरेंस पे जिक्र पहले भी राष्ट्रपति रहते हुए भी कर चुके हैं कि देश में जो हालात बन रहे हैं, ये मैं घटना उस वक्त ही बता रहा हूं कि जब भीड़ कानून हाथ में ले रही थी, कभी कोई किसी पे तथाकथित गौ सेवकों के नाम पे, जिस पे प्रधानमंत्री जी को खुद को भी पार्लियामेंट के बाद में कहना पड़ा कि ये कोई भी कानून हाथ में ना ले और गौ सेवकों के नाम पर देश में अराजकता नहीं फैलने दी जाएगी। तो ये कुछ चीजें इस तरह की उन्होंने जिक्र भी की है इन सब चीजों को लेकर के, यानी कि वो धर्मनिरपेक्षता को आज भी अपने ऊपर या कहें संवैधानिक दायरे में जो अपना एक स्पीच रखना चाह रहे थे,
वो ये मैं 3 चीजें जो आपको इंगित कर रहा है, ये काफी कुछ एक इशारा करती हैं। देखिए, माननीय सरपंचार्य जी भी धर्मनिरपेक्ष बात कही। उन्होंने कहा मत अनुसार मतों में विवरण हो सकता है, लेकिन हमारा सबका लक्ष्य भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट कहा हम सब एक हैं, हम सबका दर्शन अलग हो सकता है, लेकिन हम सबका लक्ष्य भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है। हम सब अलग अलग दिखते हैं, विविधताओं में दिखते हैं, लेकिन जब भारत पर कोई आंच आती है हम सब एक हैं। इन सब बातों को मैं यदि कहना चाहूं तो प्रणव दा के भाषण में और माननीय सरपंच के भाषण में कोई फर्क नहीं था, पहली बात। और जहां तक हैप्पीनेस की बात, दोनों ने कहा कि खुशहाल भारत हो। उन्होंने यदि हिंदी रूपांतरण किया तो खुशहाल भारत की बात माननीय सरपंच ने कही, तो माननीय प्रणव दा ने भी हैप्पीनेस बात की बात कही। तो इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता कि दोनों के भाषण में कोई अलग अलग बात थी। अब इसका सोचना नजरिया अपना अपना हो सकता है। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस चिंता किस बात की थी मैं नहीं समझ पाया। माननीय प्रणव दा से पहले भी माननीय नेहरू जी, माननीय गांधी जी, माननीय इंदिरा जी संघ की प्रशंसा कर चुके हैं, संघ के बारे में कह चुके हैं। अब जिस प्रकार की बात है माननीय लाल बहादुर शास्त्री, तो शायद देश के अंदर जब युद्ध चल रहा था उस समय दिल्ली की यातायात व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी संघ को दी थी, तब परम पूज्य गुरु जी को उन्होंने बुलाया था। और जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने 63 के अंदर 26 जनवरी को परेड में संघ को शामिल किया था, तो सब बातें इस भारतीय लोकतंत्र की खूबी तो कहेंगे। तो इस बात को सामंजस्य से बैठा कर कांग्रेस के लोगों को ट्वीट करना या इस पर रिएक्शन करना नहीं करना चाहिए था। देखना चाहिए प्रणव दा क्या कहने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जब जा चुके हैं, जब सुभाष चंद्र बोस ने जब बात अपनी संघ की प्रशंसा कर चुके, तो मुझे लगता कि कांग्रेस के लोगों को उत्तेजित होकर के और पिछले ही प्रणव दा के भाषण से पहले कुछ व्याख्याएं कर देनी चाहिए थी। और प्रणव दा के भाषण के बाद भी जिस पर व्याख्या सुरजेवाला जी ने की है, मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता थी। मैं इस पे योगेंद्र जी एक बात कहना चाहता हूँ। चूंकि समझा ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनसंघ हो, इनकी मदर यानी कि इनके जन्मजाता जो संघ के माध्यम से ही, संघ का एक राजनीतिक स्वरूप है। और वो जब जिस तरह की बात कहते रहे हैं पिछले 4 साल के अंदर, 70 साल की खराबी को लेकर के और कांग्रेस को समूल उखाड़ने की या जवाहरलाल नेहरू को रिजेक्ट करने की, तो वो सब चिंताएं थी जिनकी वजह से ये सब समझा जा रहा था। अगर ऐसा संवाद के माध्यम से होता तो मेरा ख्याल है कि आज ये बात ही नहीं होती। यही इसीलिए मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को बेहद चिंता थी कि प्रणव दा वहां जा रहे हैं, लेकिन ये 4 साल तक जिस तरह की भाषा और जिस तरह का विवरण देते रहे कांग्रेस के बारे में, वो अपने आप में चिंताजनक है। देखिए ओम जी, 2 बातें इसमें बड़ी स्पष्टता देता हूँ। माननीय हेगड़ेवाल जी कल उन्होंने भारत का एक सच्चा सबूत बताया। कांग्रेस कई बार माननीय हेगड़ेवाल जी पर प्रश्न खड़े करती रही कि भारत की आजादी में उनको आंदोलन नहीं है। माननीय सरसंघचार्य कल स्पष्टता था 1921 और 1930 में माननीय सरसंघचार्य जेल गए और माननीय सरसंघचार्य जी ने भारत के आजादी के योगदान में हेगड़ेवाल जी ने बहुत बड़ा योगदान अपना निभाया और वे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। देखिए, जिस समय ये सब घटनाएं चली, कांग्रेस एक आजादी का आंदोलन का नाम था, कांग्रेस एक राजनीतिक दल उस समय नहीं था। और जिस प्रकार के चाहे पंडित नेहरू रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, सुभाष बोस, बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक में गए सुभाष बोस, पहले कांग्रेस में थे। तो जब सब लोग कांग्रेस नरम दल और गरम दल की बात भी लगातार होती रही, लाजपत राय के और बाकी सब लोगों के बीच में आपके विरोधाभासी बयान होते रहे। 4 साल की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं वहां तक जा रहा हूं। जो कल तक प्रयास कांग्रेस के लोग लगातार एक प्रश्न खड़े करते रहे थे, उन सब बातों को प्रणव दा ने कल सच्चा सपूत कह करके, और भारत के अंदर जब लगातार जिस बात को आज मुझे कांग्रेस के लोगों को आश्चर्य होता है कि कांग्रेस कुछ नेताओं ने आज प्रतिक्रिया दी है कि प्रणव दा ने उनको सच्चा सबूत नहीं बताना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि किस हिसाब से बताया, क्योंकि प्रणव दा के विवेक पर प्रश्न खड़ा किया कांग्रेस के लोगों ने, ये न्यायोचित नहीं है। चलिए, आप प्रणब मुखर्जी के विवेक पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये बीजेपी का एक आरोप है आप पे, वो इस मायने में कि सुरजेवाला ने प्रेस ब्रीफिंग की है या उन्होंने जो सच्चा सपूत कहा केशव बलिराम हेडगेवार जी को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, उन्होंने उनके ऊपर एक भी वक्तव्य नहीं दिया। सच्चा सपूत में क्या आपत्ति हो सकती है कांग्रेस? वो उस पर कहीं कुछ कहा नहीं। जो मेरे जो साथी है, देखिए, संघ का जो भी वार्षिक जो उत्सव होता है और उस उत्सव के अंदर अलग विचारधारा के व्यक्ति को वो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से किसी दूसरी विचारधारा के व्यक्ति को या किसी दूसरे संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति को बुलाते हैं। लेकिन क्या संघ व्यक्ति को प्लेटफॉर्म देकर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का ही काम करता है, या फिर जो वहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे आता है उनकी बातों को समाहित करने का भी प्रयास करता है? मेरे साथी ने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म को उदार कहा प्रणब मुखर्जी ने, और मोहन भागवत जी ने कहा उत्तरदायी। कितना बड़ा महत्वपूर्ण। उदार का मतलब यह है कि आप में इतने लिबरल है कि सब चीजों को सम्मानित कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे नेशनलिज्म के लिए, एक राष्ट्रीयता के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है? हिंदू धर्म उत्तरदायी। इसका मतलब और तमाम जो वर्ग हैं उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव नहीं है।
इसी प्रकार से इन्हें जो एक पेश करने का जो तरीका है, किस प्रकार से बातों को समाहित करने का एक प्रयास करते हैं, मुझे अफसोस होता है। प्रणब मुखर्जी ने वहां पे बैठ के कहा कि अगर कहीं पे पेट्रियोटिज्म है, जो यहाँ के इनके तमाम नेता अलग अलग मंचों से बोलते रहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा उसे पाकिस्तान जाना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, यही होगा वही होगा, यही करना होगा, तमाम जो बातें कहते हैं, क्या संघ के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इस बात को कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही पेट्रियोटिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए हम कमिटेड हैं, ये तमाम बातें कहने के लिए वो नहीं कह सकते। समय कम है मेरे पास में। खैर, कुल मिला करके अपने अपने बयान हो सकते हैं। प्रणब मुखर्जी के जो स्पीच की अगर मैं एक ब्यूटी कहूं तो ये थी कि वो पूरी तरह से भारत के संविधान को एक लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी ग्रंथ के रूप में माना जाता है, उसके इर्द गिर्द रखा, उन भावनाओं को उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे रखा। और दूसरी ओर आरएसएस का इस न्योता की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है, विश्लेषकों का, बुद्धिजीवियों का मानना है कि एक संवाद का कार्यक्रम बना रहना चाहिए। आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, अगर ये प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएंगे, बुलाना आना जाना बंद होगा तो एक हम अच्छी दिशा की ओर नहीं जाएंगे, लोकतंत्र के खतरे हो सकते हैं संवादहीनता से। संवाद बना रहेगा तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की और मजबूती होगी। जो इस पूरे कार्यक्रम की ये दोनों ही खूबसूरती कही जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।